अब टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है किसी बॉडी में कितना मोशन है, कितना क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मोशन है किसी एक बॉडी में, उसे मोमेंटम कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं पी से, और ये इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू एम वी। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल की फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ के बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, जहां पे भी कंजर्वेशन आ जाए ना, उसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जितना है उतना ही कंजर्व हो गया है, एंड में भी उतना ही है। चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम हो। एनर्जी में भी एक टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका मतलब होता है स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी, एंड में भी उतनी एनर्जी रहेगी, बस एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है। सेम ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में स्टार्टिंग में किसी बॉडी में जितना मोमेंटम था, एंड में भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये टू बॉडीज है, एक ये और दूसरी ये। स्टार्टिंग में तो फ्री फ्लो कर रही होती है, उसके बाद आपस में जब इनका कोलिजन हो जाता है, उसके बाद इनकी स्पीड और इंडिविजुअल मोमेंटम कहें तो वो चेंज हो जाता है। बट स्टार्टिंग में अगर इन दोनों का टोटल मोमेंटम देखें, इस बॉडी का और इस बॉडी का, तो कोलिजन के बाद इन दोनों का मोमेंटम भी सेम रहेगा। स्टार्टिंग में इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या था? m1 मास, और इसकी वेलोसिटी क्या है? u1। m1 u1 प्लस m2 u2, और ये कोलिजन हुआ। उसके बाद इनकी वेलोसिटी में फर्क आया, मास तो सेम है ही, तो इनका मोमेंटम हो गया कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों आपस में सेम रहेंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बीच में चाहे कोलिजन हुआ हो, उनकी वेलोसिटी में फर्क हुआ हो, बट मोमेंटम सेम रहेगा। अब जो रॉकेट है उसमें फ्यूल बर्न होता है, तो गैस नीचे की तरफ आती है, बट रॉकेट मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। यानी स्टार्टिंग में जब गैस नहीं निकल रही थी, उस टाइम जो मोमेंटम था, उसके बाद गैस निकलने लगी, तो उसी मोमेंटम को इक्वल करने के लिए रॉकेट ऊपर की तरफ फ्लाई होता है। रॉकेट भी किस लिए फ्लाई करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। अब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। जो फर्स्ट लॉ है उसको ही हम गैलीलियो लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ में इसने कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, या फिर वो बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में घूम रही है, तो वो तब तक घूमती रहेगी जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। अब जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ट्रेन जब मूव करती है, पहले तो रेस्ट में है, उस वजह से जो भी पैसेंजर है वो रेस्ट में है। और जैसे ही ट्रेन मूव करती है, तो सभी पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाते हैं। वो किस लिए? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। क्योंकि उनके बॉडी तो रेस्ट में ही रहती है, और एकदम से मूव होता है, तो बॉडी रेस्ट में होने की ट्राई करती है, और इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब जैसे मान लो ऑयल टैंकर है। ये ऑयल टैंकर है। स्टार्टिंग में तो इसमें ऑयल यहाँ तक था, पर जैसे ही ये इसकी तरफ आगे की तरफ मूव करता है ऑयल टैंकर, तो जो ऑयल है वो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ये पीछे की तरफ इकट्ठा होने की ट्राई करता है एक बार। और ऑब्जेक्ट जब हम ड्रॉप करते हैं स्पेसशिप से, तो वो उसी स्पीड में फ्लो करते हैं। वो ये नहीं कि रुक जाते हैं, वो सेम स्पीड में ही फ्लो करते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा, कई बार बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं। मान लो ये कार है, इसमें से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे, मान लो कार 80 की स्पीड से जा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट भी 80 की स्पीड से ही आगे बढ़ेगा। तो वो ऐसे नीचे जाकर गिरेगा आगे की तरफ थोड़ा, और फ्रिक्शन तो ऑफ कोर्स लगेगा ही एयर का, उस वजह से वो थोड़ा पहले गिर जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वो यहीं से नीचे गिर जाएगा। वो खुद भी 80 की स्पीड से ही फ्लो कर रहा होता है, तो आगे की तरफ से नीचे गिरता है। या फिर आप कई बार एग्जाम्पल देखा होगा आपने, हेलीकॉप्टर है। मान लो एक हेलीकॉप्टर है। अब ड्राइंग मेरी ऐसी है, अगर उसमें से कोई फूल गिराते हैं कहीं पर, या फिर कोई मिसाइल गिराते हैं, तो वो जहां पर हमें मान लो यहाँ पर गिरानी है, तो पहले हम गिरा देंगे, क्योंकि ये भी हेलीकॉप्टर की स्पीड से ही गिरेगा। तो ये आगे की तरफ जाकर नीचे की तरफ गिरता है। ऐसा नहीं कि जहां से गिरा है वहीं नीचे गिर जाएगा, ऐसे नहीं गिरेगा, ये आगे की तरफ से गिरेगा। इसलिए जो भी हेलीकॉप्टर होते हैं, फूल गिरते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, वो पहले उनको ड्रॉप कर देते हैं। अब अर्थ है, वो मूव कर रही है,
उसके साथ हम कहीं पर खड़े हैं तो हम भी उसके साथ ही मूव कर रहे हैं, बट वो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड है, जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड से हम मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाती है, इसलिए हमें फील नहीं होता मोमेंटम ऑफ अर्थ। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ने तो बताया कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अब सेकंड लॉ कहते हैं अगर मान लो हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो कुछ ना कुछ वो एक्सेलरेशन गेन करेगा, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? ए इजकल टू फोर्स अपॉन मास, ए इजकल टू एफ बाई एम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एफ इजकल टू एम ए क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एफ क्या हो गया? एम डी वी बाई डी टी। इसको आगे करते हैं सोल्व, तो एफ इजकल टू डी एम, एम कॉन्स्टेंट है तो इसको अंदर ला सकते हैं, डी एम वी बाई डी टी। एम वी क्या हो गया? मोमेंटम, तो एफ क्या हो गया? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया dp बाई dt, क्योंकि p किसके बराबर होता है? p इजकल टू एम वी। यही सेकंड पॉइंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये इससे ही आया है, f इजकल टू एम में से ही ये पॉइंट आया है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं? हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे मान लो आप एग्जांपल ले सकते हो, आपने किसी के थप्पड़ मारा तो जितना उसके लगेगा उतना ही आपके हाथ पर भी लगेगा, पर हमारे हाथ थोड़े स्ट्रांग होते हैं तो सहन कर जाते हैं, दूसरे का गाल इतना स्ट्रांग नहीं होता। बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम और न्यूटन के थर्ड लॉ में यही फर्क है कि ये सेम बॉडी पर अप्लाई होता है और मोमेंटम हमेशा दो बॉडी पे अप्लाई होता है। जैसे रॉकेट वाला था, गैस नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तभी रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, बट जैसे ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, आपने थप्पड़ मारा तो आपने दूसरे पर फोर्स लगाया उतना ही आपके हाथ पर लगा है, ये सेम बॉडी पर लग रहा है न्यूटन थर्ड लॉ, और मोमेंटम दो अलग अलग बॉडीज पर अप्लाई हो रहा है। अब ये जैसे एग्जांपल, जब आदमी सीटी बजाता है और किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा हो तो क्या होगा? जैसे मान लो ये उसका फेस है, उसने यहाँ से सीटी बजाई, हवा निकाली, और इसके ऊपर भी फिर उतना ही फोर्स लगेगा जितना इसने बाहर की तरफ लगाया, और अगर फ्रिक्शनलेस है तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, बट अगर फ्रिक्शन होता है तो वो इतना फोर्स नहीं लगा पाता सीटी से, इसलिए वो मूव नहीं करता है। अब अगर बॉडी है और गोल घूम रही है, मान लो आपने हाथ से रस्सी पकड़ रखी है और यहाँ पर कोई बॉडी है और इसको गोल घुमा रहे हो, तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ये फिगर में देख सकते हो, देखो बाहर की तरफ जो लगेगा वो तो होगा सेंट्रीफ्यूगल, बट रस्सी की वजह से इसके ऊपर एक अंदर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इन दोनों फोर्स की वजह से ये इस तरफ मूव कर रही है, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर सेंट्रीपिटल इधर, सेंट्रीफ्यूगल इधर, और ये घूमेगी 90 डिग्री पर, ऐसे ये गोल चक्कर काटती है। अब जो सैटेलाइट मूवमेंट है वो भी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनकी वजह से ही लगता है। सेंट्रीपिटल क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए सैटेलाइट जाना तो बाहर से आ रही है, बट जब ग्रेविटेशन की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती और इसके चारों तरफ घूमती रहती है अर्थ के। साइकिल जो साइकिलिस्ट होते हैं, जब कर्व्ड पाथ आता है तो आपने देखा होगा या फिर खुद भी महसूस किया होगा कि थोड़ी अंदर की तरफ, यानी जिस तरफ कर्व है उस तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ गिर जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि साइकिलिस्ट क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं। या फिर रोड जो होते हैं, हाईवे पे देखा होगा, थोड़ा सा जहाँ पे टर्न होते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुके हुए रहते हैं, वो इसलिए ताकि जिस तरफ टर्न हो रहे हैं उस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर पाए व्हीकल, अगर नहीं करेंगे तो उनके बाहर की तरफ गिरने का खतरा रहता है। इस तरह कुछ एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल के। सेंट्रीफ्यूगल बताया था, जो सेंटर से बाहर की तरफ अप्लाई होता है, बाहर की तरफ लगता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वॉशिंग मशीन में जो मैल होता है वो कपड़ों से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही निकल पाता है, क्योंकि उस पर सेंटीमीटर लगता नहीं और वो गोल गोल नहीं घूम पाता, वो बाहर की तरफ निकल जाता है मैल। ऐसे ही
आपने घर में भी देखा होगा, कभी क्रीम बनाई होगी या फिर घी निकाला होगा, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही निकलता है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम बॉडी पर लगते हैं और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह ही होते हैं। फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स ही है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। एक टाइप का फोर्स ही है। 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब बॉडी रेस्ट में ही रहती है। मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन लगा हुआ है दोनों बॉडीज के बीच में, तो ये बॉडी रेस्ट में ही है और मैक्सिमम वो फोर्स लगाते हैं जब तक वो रेस्ट में रहते हैं। इससे थोड़ा सा भी फोर्स एक्स्ट्रा लगाते ही बॉडी मूव करने लग जाए, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जब वो मूव करने लग जाती है, जैसे ही कोई बॉडी मूव करने लग जाए तो उसे हम फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे टायर हो गए, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है और उस वजह से वहां पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे थोड़ा कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में जब बॉडी मूव करने लग जाती है, यहाँ से मूव करती है, तो यहाँ पे कम टाइम तक अटैचमेंट रहती है, कम टाइम तक कॉन्टैक्ट रहता है। जितने कम टाइम तक कॉन्टैक्ट रहेगा उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। ऐसा ही सेम रोलिंग फ्रिक्शन में रहता है, क्योंकि इसमें तो बहुत छोटा पार्ट कॉन्टैक्ट में रहता है दूसरी बॉडी के, इसलिए ये और भी कम होता है। सबसे ज्यादा हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। साइकिल में बॉल बेयरिंग लगाई जाती है, वो भी इसलिए ताकि जो उनका इफेक्टिव एरिया है, जो एरिया टच हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, वो कम से कम हो। मैन अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा है, ये एग्जांपल पहले बता चुके हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा है और वो विसल करता है, सीटी बजाता है, तो वो पीछे की तरफ मूव कर रहेगा। मान लो इस तरफ सीटी बजाइए तो इस तरफ वो मूव कर जाएगा। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। और इसी फ्रिक्शनलेस की वजह से आइस पे काफी कम फ्रिक्शन रहता है, इसी वजह से हमें उस पर चलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमारे चलने में भी फ्रिक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम पाँव से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, हम चलते भी ऐसे ही है ना, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और ये हम पीछे की तरफ सरका नहीं पाते, या पाँव पीछे की तरफ फ्रिक्शन की वजह से सरक नहीं पाता, तो हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो पाँव पीछे की तरफ चला जाएगा और हम चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए फ्रिक्शन हमारे चलने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में इतना ही। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। क्या पीडीएफ कैसे ले सकते हो? जो हमारी फिजिक्स की पीडीएफ है उसका प्राइस है 25 रुपीज़। जो हम पढ़ा रहे हैं यही आपको पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट फिजिक्स की। और हमारी एक और सीरीज है हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, उसकी पीडीएफ है 39 रुपीज़ की। इसमें आपका 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, साथ ही 2025 का, जो कि आपका जब तक सीईटी प्री नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। जिन्होंने भी ये पीडीएफ ली है उनको अब तक का करंट अफेयर मिल चुका है। और हमारी हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन की सीरीज है, इसका प्राइस है 29 रुपीज़। अगर आप ये दोनों लेते हो, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन और हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, तो प्राइस है 49 रुपीज़ का। और अगर आप ये तीनों लेते हो, हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन और फिजिक्स, ये तीनों लेते हो तो प्राइस है 60 रुपीज़ का। इसमें आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा 2024 का, साथ ही 2025 का, जब तक आपका सीईटी प्री नहीं हो जाता 2025 का, तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है 9958049906, इस पर यूपीआई करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।